सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपने 7 साल तक लगातार 135% ग्रोथ मेंटेन करना एवरी ईयर इज अ टफ दिस थिंग। हाउ यू हैव डन इट? मैंने कहा कहाँ से शुरू किया आपने? वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? मुझे अपनी कंपनी की शुरुआत करनी है। प्री डिसाइडेड नहीं था। आई वाज अ हार्डकोर प्रोफेशनल और मुझे बहुत ही मजा आता था अपना काम करने में। मैंने कोई भी जॉब इसलिए नहीं की कि मेरे को सिर्फ सैलरी चाहिए और घर चलाना। आई एम वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिसने 1996 में जब लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझते थे, मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, लोगों के घर में जाके 1-to-1 प्लान शो किए। लोग जब आते हैं तो एक सफल व्यक्ति की सफलता को देखते हैं, उसके लाइफस्टाइल को देखते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, पर वो चीज ये नहीं देखते कि उस आदमी ने कितनी मेहनत लगाई। बिकॉज दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं और फिर चले जाते, टिकते क्यों नहीं है? आके एक शॉर्टकट अपनाते हैं, पर इस बिजनेस में शॉर्टकट चलता नहीं है। तब हमारी शुरुआत थी, वी वर हार्डली फ्यू मंथ्स ओल्ड। मेरे को खुद नहीं पता था कितने समय तक चलेगी। क्या आएगा? कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग को ना बैन कर दे तो मैं लोगों को क्या प्रॉमिस कर सकता हूँ? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है रेशम भल्ला और आज का पॉडकास्ट होने वाला है उस शख्सियत के साथ जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने गरीब से गरीब लोगों को अमीर बनाया है। अमीर नहीं, बहुत ज़्यादा अमीर बनाया है अपने और अपनी कंपनी के साथ जोड़कर। वेल दोस्तों, वो एक सीजन्ड लीडर हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट जेन्युइन कंपनी जो सिर्फ इंडिया ही नहीं देशों विदेशों में छाई हुई है। और दोस्तों, जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी तो अपने से एक प्रॉमिस किया था, एक वादा लिया था। वो ये था, मंजिल मिल ही जाएगी, इसी हौसले से चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है। जी हाँ, इसी वादे पे अमल रहकर अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया और देशों विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाए। अगर आप भी अपने बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बना हुआ है। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स वेलकम वेस्टीज मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर। Thank you so much, Resham ji, for inviting me on this podcast. It's a pleasure being over here. थैंक यू सो मच सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए आज हमसे वार्तालाप करने के लिए। और आज का जो पॉडकास्ट है सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से पहले आपने कई सारे पॉडकास्ट, कई सारे वार्तालाप, कॉन्वर्जेशंस करे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज का हम जो पॉडकास्ट है ना बड़ा कैजुअल रखे, थोड़ा सा फन उसमें हो, ह्यूमरस हो और वो चेहरा, वो साइड गौतम बाली जी की हमें आज देखने को मिले जो आज से पहले किसी ने ना देखी हो। Okay, I'll try my best. Absolutely no issues at all. थैंक यू सो मच। तो सर, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा रहा, आपके शुरुआती दिन आपके बचपन के, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? इनफैक्ट एंसेस्टरली तो हम जम्मू कश्मीर के हैं, पर मेरा जो बर्थ था वो दिल्ली में ही हुआ। और मेरे फादर जो थे वो कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में थे, तो पालम एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी थी, तो उसी के साथ हम वहीं पे हमें फ्लैट मिला हुआ था। और मैंने अपनी स्टडी शुरू की पालम के पास ही एक एयरफोर्स स्कूल है। ओके। तो मैं 3rd तक वहाँ पे पढ़ा जी। एंड उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग चंडीगढ़ में हो गई, तो मैं चंडीगढ़ में 3 साल पढ़ा। ओके। सिंस ही वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब, तो हर 3-4 साल के बाद उनकी ट्रांसफर होती थी। आई स्टडीड फॉर 5 years इन अमृतसर, then did my 12th from Saharanpur, where my father was posted. Then I did my graduation and post-graduation from Jammu. मैं एक जो चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी जो फैमिली थी और अभी जो है, वी आर वेरी वेरी रिलीजियस। तो मुझे घर से हमेशा ही बहुत ही अच्छी वैल्यूज़ मिली। एंड 3 बच्चों में सबसे छोटा मैं था। मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, तो घर में प्यार भी बहुत मिला। एंड सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है वैल्यूज और संस्कार। एब्सोल्युटली सर, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है जिंदगी में। ट्रू जी सर, मैं फिर से वापस आती हूँ। जैसे आपने बताया कि स्कूलिंग कुछ
पूरे देश में बेसिकली आप शुरुआत से ही, जब से आप पैदा हुए तब से ही कभी किसी शहर कभी किसी शहर। तो अगर मैं बात करूँ आपके स्कूलिंग के टाइम की, तो यानी कि आप अपने स्कूलिंग के टाइम पे कैसे थे? क्या आप शरारती थे या आप काम इस तरीके के पर्सन थे? घर वालों के लिए बहुत काम था और अच्छा। स्कूल में शरारती हुआ करता अरे था, वाह, क्योंकि क्या बात है। बॉयज स्कूल में पढ़ोगे अरे वाह, तो लड़के तो शरारत करते ही करते ही। करते हैं। एंड स्टडीज में मैं काफी अच्छा था टिल द क्या बात टाइम है। आई वाज इन क्लास 7th। ओके। उसके बाद एज यू स्टार्ट ग्रोइंग तो अटेंशन आपकी और कहीं चली अपना जाती है। माइंडसेट, अटेंशन, एब्सोल्युटली सब चेंज हो जाता है। तो सर मैं फिर से एक बार इंटरप्ट करूंगी, तो ये आप कह रहे हो स्कूल में आप शरारती थे, घर वालों के लिए नहीं, तो ये जो शरारत है कभी घर तक नहीं पहुंची आपकी? और नहीं, कभी घर तक नहीं अच्छा, नहीं पहुंची, क्योंकि पहुंची। अरे ऐसी वाह। कोई शरारत नहीं की जिसकी कंप्लेंट घर में जाए। ओके। बट आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, तो मैं हाई जंप में और बास्केटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। लड़कों के साथ कई बारी स्कूल में लड़ाई भी हो जाती है, पर ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि जिसकी खबर जो है सर घर में आए। कितनी एक्सट्रीम लड़ाई होती थी, कितनी एक्सट्रीम? कोई एक ऐसी लड़ाई या कोई ऐसा इंसिडेंट जो स्कूल का आपको भूलता नहीं है? छोटी सी बात के ऊपर एक लड़ाई हुई थी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर एक स्टूल जो था जो मेरा फेवरेट था, उसके करके लड़ाई हो गई थी। अच्छा। एंड आप मानेंगे नहीं, अब वो अमेरिका में सेटल है, सियाटल में, ओके। और अभी भी मेरा दोस्त है। अरे वाह। राइट, वो बचपन की लड़ाइयाँ होती हैं, भूल जाते हैं किसी बात पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम। क्या बात है। और ऐसा मुझे लगता है कि एक जो बचपन का टाइम होता है ना, स्पेशली जो स्कूल में हमने अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया होता है ना, वो लाइफ टाइम, वो मोमेंट्स आप फिर से नहीं किसी और के साथ है ना बना सकते हो, और वो बहुत प्रेशियस होते हैं। सो कई सारे ऐसी मेमोरीज और कुछ स्कूल के टाइम का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आई एम 63 years old now, राइट? इस एज में आके आप नए फ्रेंड्स नहीं बना सकते, एब्सोल्युटली। बट आई एम वेरी वेरी लकी। मैं जहाँ पे भी पढ़ा वहाँ मेरे जो फ्रेंड्स बने, जी। उनके साथ अभी भी मेरा पूरा का पूरा कांटेक्ट है। वी रेगुलरली मीट, गो फॉर हॉलीडे, स्पेंड टाइम टुगेदर। लाइक से फॉर एग्जांपल, जब मैं अमृतसर में पढ़ा तो अमृतसर के जो मेरे क्लासमेट्स थे, जी। राउंड अबाउट 7 to 8 ऑफ देम, वी आर अ वेरी वेरी क्लोज ग्रुप। हफ्ते 10 दिन में हम 3-4 लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो रेगुलरली मिलते हैं। ओके। एंड जो मेरे कॉलेज का ग्रुप था वो भी आज के दिन पे भी मेरे साथ है। क्या राइट, हम 5 लोग उस ग्रुप में हैं। वी कीप ऑन मीटिंग रेगुलरली। घर में किसी की शादी हो, कुछ हो, हम सब पार्टिसिपेट करते हैं। एंड उसके बाद जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी रही, जी। प्रोफेशनल जर्नी में भी लोग मिले। शुरुआत जब मैंने अपनी की, वो आज भी मेरे साथ हैं। क्या बात। One of the things which I have really maintained is a good relationship with everybody. रिलेशनशिप, यस। So that's in short I can say. सर आज की टाइम पे रिलेशनशिप मेंटेन करना ही एक बहुत बड़ी बात है, और आप जैसे बता रहे हैं स्कूल के, कॉलेज के और अपने शुरुआती करियर के टाइम के सबके सब अपने साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ताली होती है वो एक हाथ से नहीं, ऑफ कोर्स 2 हाथ से बजती है। जितना आप कंसर्न होते हैं अपने रिश्तों को लेकर, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपके दोस्त हो, अगर आप प्यार दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं और उनकी परवाह करते हैं, तभी तो आपके साथ वो जुड़े रहते हैं ना सर। That's very true. एंड बिसाइड दैट, अब हम आ जाते हैं आपके कॉलेज पे। स्कूल का तो हमने जान लिया, शरारती थे, स्टूल को लेके लड़ाई हो जाती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, जैसे आप शेयर कर रहे थे हमारे साथ। तो कॉलेज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस हुए आपके? I was more into sports. ओके। मैं इंटरवर्सिटी बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ। I was very very good in debates. ओके। So even my principals, vice principal, teachers, they used to really like me. Right, and college के अंदर अपनी एनर्जी को right area में channelize करना for building up leadership and character. I had joined the JC's group in Jammu. ओके। Right, उनके youth club का मैं chairman भी रहा. ओके। So I used to do quite a lot of activities for college and various college students वगैरह के लिए. तो फ्रेंड्स के साथ तो मस्ती होती थी। राइट, कभी हम चले गए मोटरसाइकिल पे जम्मू से श्रीनगर, वहां पे जाके हॉलिडे किया और रेगुलर मिलना। तो दैट इज, बट मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहा वो यही रहा कि इट वाज इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज व्हिच आई डिड। ओके। ओके। मतलब शुरू से ही आपका माइंडसेट ऐसे था, चाहे मैं आपके चाइल्डहुड स्कूलिंग की बात करूं, फिर कॉलेज की बात करूं, कि कुछ भी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना,
उसको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना इन अ प्रोडक्टिव मैनर, True. राइट? Very true. तभी आज की डेट में ऑफ कोर्स यू आर अ बिग नेम। ना, रीजन ऐसी बिहाइंड, कोई बात हाँ, नहीं। जैसे आपने वैल्यूज बोला, तो मम्मी पापा की आपकी बात करते हैं, तो आपकी मम्मी पापा सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? आप, ये होता है ना, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है ये कि कौन से वाले बच्चे से, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा? तो मम्मी से ज्यादा अटैच थे, पापा से, या सबसे ज्यादा प्यार किससे मिला आपको? देखो, जो मदर से प्यार मिलता है जी, तो मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज आर मामाज बॉय, राइट। बट जब मैं ग्रो किया, कॉलेज में गया, जी, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे वो मेरे फादर थे, वाओ, वंडरफुल। राइट? सो आई ऑलवेज हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। अब मेरे पेरेंट्स को कोई तकलीफ ना हो तो आई यूज टू गो आउट ऑफ द वे, लाइक छोटी चीज़ें, अगर मेरे फादर सुबह 5 बजे उठ के दूध लेने जाएंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं खुद उठ के उनसे पहले चला जाता था लेने के लिए। क्या बात है। सो वी हैड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फैमिली। ओके, पेरेंट्स ने बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल किया, और मेरा ख्याल से कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के अंदर कभी ये नहीं कह सकता कि मैं इनसे ज्यादा प्यार करता था या इनसे ऐसे करता। कम करता था, हाँ। बट एक होता है ना अटैचमेंट, जैसे कि आपने बोला, ऑफ कोर्स मम्मी My, पापा my, दोनों my से, mother एंड was सिस्टर। very, very caring for me, ओके, right? उनको हमेशा टेंशन ये रहती थी कि ये कब वापस आएगा, हम्म, क्योंकि मैं ट्रैवल काफी करता था। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, ओके, उसके बाद की बात है। जी, तो अगर मैं कहीं से बाहर से आ रहा हूँ 2 या 3 बज गए तो मेरी मदर तब तक नहीं सोती थी जब तक मैं घर ना आ जाऊँ। तो ये जो माँ का जो प्यार होता है ना, Absolutely. अनकंडीशनल, और उसको आप किसी भी चीज से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। और हर माँ ऑफ कोर्स अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। बिल्कुल। अच्छा, बिसाइड दैट कभी मार पड़ी आप? फादर से एक बारी पड़ी थी। अच्छा अच्छा, एक ही बारी पड़ी एक थी ही बारी बस? पड़ी। बचपन में या कॉलेज के टाइम No, पे I कब? was in class 8th that time. अच्छा, तो क्या हुआ था ये मैं जानना चाहूंगी। मैं ऐसा? आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे मोबाइल फोन्स वगैरह तो कुछ होते नहीं थे। जी जी, तो हम अमृतसर में लॉरेंस रोड पे सेंट्रल रेवेन्यू कॉलोनी है, वहां पे हम रहते थे। ओके, तो हमारी एज के बहुत बॉयज होते थे। तो मैं एक शाम को जी, बगैर घर में बताए हुए अपने मस्ती में अपने दोस्तों के साथ, वहां पे एक मंदिर है, बिजली पहलवान का मंदिर, ओके, तो मैं अपने पेरेंट्स को बगैर बताए हुए चला गया। ठीक है, और जब तक वापस आया तब तक 8:30 बज चुके थे। ओके, हमारे घर का रूल ये होता था कि 7:45 बजे 7:45 पे हर एक को डिनर टेबल पे होना है, ओके, राइट? वी ऑलवेज यूज टू हैव डिनर टुगेदर। तो मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली घबरा गए कि क्या हो गया, कोई उठा के ले ले गया, गया, गुम हाँ। हो गया। ओके, तो जब मैं आया और मैंने कहा मैं मंदिर गया था लड़कों के साथ, मेरे फादर ने एक जोर से एक मारा कि बता के नहीं जा सकते थे। तो उसके बाद मैं और ज्यादा कॉशियस हो गया कि कभी बगैर इन्फॉर्म किए ना जाऊं। फिर उसके बाद जो है वो 7:45 पे बोल रहे थे ना डिनर टेबल पे, फिर आप 7:30 पे बैठने लग गए, राइट? एक्चुअली 7:45 पे, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव आवर डिनर 8 o'clock। और इस चीज पे बहुत बड़ा मजाक भी मेरे दोस्त अभी तक याद करते हैं, कॉलेज वाले। ओके, जब मैं कॉलेज में उनके साथ शाम को हम घूमने जाते थे, कहीं खड़े होकर चाय पी रहे हैं, तो जैसे ही 7:45 बजते थे वो हमेशा कहते थे ओके देन सी यू। व्हाई? बिकॉज मेरे पॉकेट में, ऐसे बोला करते हो, हाँ, नहीं, मेरी पॉकेट में मेरी मोटर बाइक की चाबी होती थी। ठीक है। तो जैसे मैंने टैप करना देखने के लिए कि चाबी कहाँ है, उन्होंने हमेशा कहना ओके देन सी यू, कि ये अभी चला जाएगा क्योंकि 8 बजे इसको डिनर करना है अपने पेरेंट्स के साथ। ओके ओके। और वो बातें, अब देखो आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो ऑफ कोर्स चाहे आप मुझे बता रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंड है ना उन Obviously, it goes मोमेंट्स back की to those तरफ, है ना? moments. तो It goes और back. वो जो मोमेंट होते हैं, मैंने पहले भी बोला, इनको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। लाइफ के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं। सो अच्छा, डिस्ट्रैक्शन की बात चल रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मा ने पापा ने किसी लड़की से बात करते हुए ऐसे पकड़ा हो, या कुछ, या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी? नो, हमारे टाइम्स बिल्कुल अलग थे। ओके, एंड those were the times when majority लड़कों के पास गर्लफ्रेंड्स नहीं होती थी। ओके। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड कब बनी? शादी के बाद वाइफ ही बनी। डोंट टेल, I'm telling you, इट्स ट्रू। I had girls, those who were my friends, फ्रेंड्स बट Right? नॉट गर्लफ्रेंड। not girlfriends. They Okay. used to come to my house, Okay. मिलते थे, ओके, पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को सबको जानते थे, but I had wonderful friends, but never a girlfriend. तो ऐसा बोला गया था कि अरेंज मैरिज ही करनी है, इसीलिए गर्लफ्रेंड नहीं, या आपका माइंडसेट, या आपको कभी कोई क्लिक नहीं हुआ?
मेरे ख्याल से कोई क्लिक नहीं हुआ। Click. और अगर अपनी पसंद से शादी करता तो मेरे पेरेंट्स कभी मना नहीं करते। जी। बट अब क्या कहें, हम उस उम्र में थे कि पेरेंट्स को मना भी नहीं कर सकते थे। राइट तो उन्होंने जहाँ देखा, आई सॉ ओनली वन गर्ल एंड आई Okay. गॉट मैरिड टू हर। ओह डोंट टेल मी, ये सच है? एब्सोल्युटली। मतलब पहले ही वो ये ना, एवरीथिंग इज प्री रिटन, लिखा था, उनसे मिलना, पहली मुलाकात, उन्हीं से ही शादी, उन्हीं से ही प्यार। क्या बात है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी बचपन से शुरू हुई, फिर शादी तक आई। अब हम सब बात करते हैं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी, कैसे जॉब करी, या क्या माइंडसेट था, कहाँ से शुरू किया आपने? इनफैक्ट मैं जो था उस टाइम पे मैंने ग्रेजुएशन सेल्स एंड मार्केटिंग में कंप्लीट की, तो अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था। जी। और मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई थ्रू समबडी ओके। फॉर इंटरव्यू फॉर अ प्रोफेशनल सर्विस ऑफिसर इन फाइजर। तो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, जम्मू में ही थी, होटल एशिया में, काफ़ी अच्छी इंटरव्यू हुई। एंड उसके बाद आई केप्ट ऑन वेटिंग कि कॉल आएगी कि नहीं आएगी। जी। फिर मेरे को फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आई और मुझे बॉम्बे जाना था। जी। राइट। और जम्मू में रहते हुए अकेले मैं कभी इतना ट्रैवल नहीं किया था, सो आई टुक अ ट्रेन फ्रॉम जम्मू, वेंट टू बॉम्बे। ओके। माई सिस्टर यूज्ड टू लिव ओवर देयर एंड शी स्टिल लिव्स ओवर देयर, सो आई स्टेड विद हर। ओके। Went for the interview. There were quite a lot of people, right? There were approximately 150 boys ओके फॉर इंटरव्यू। for interview, final interview, and only 32 were selected. ओके। So I was one of the lucky ones over there, because Pfizer that time and still is the world's largest pharmaceutical company. एब्सोल्युटली, So it एब्सोल्युटली। was everybody's dream कि ऐसी एक company में job मिले. जी। And I was lucky. Then I stayed over there for 1 month, did my training. Then I was posted out to Hisar in Haryana. ओके। So that is my journey. It started with that. इस तरीके से शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो फाइजर जैसी जो कंपनी है, वहां पर जॉब मिलना जो हर किसी का ड्रीम जॉब होता है, तो वहां पर जॉब करते हुए पहली बात तो कितनी टाइम आपने वहां पर जॉब किया, और फिर डायरेक्ट सेलिंग का थॉट कैसे आया? मैंने वहाँ पे लगभग 10 साल जॉब किया, ओके। right? Close to that period. Then I was very, very good in debates and everything. Training was my passion. ओके। So एक दिन मैंने देखा कि एक जॉब ऑफर आई है पेपर में फॉर अ ट्रेनिंग मैनेजर. ओके। So I went and applied for that. ओके। राइट मुझे तब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था कि ऐसी कुछ इंडस्ट्री होती है। ये 1996 की बात है, तब इंडस्ट्री ये शुरू हो रही थी। सो आई वेंट ओवर देयर फॉर एन इंटरव्यू एंड अगेन आई गॉट सेलेक्टेड ओवर देयर। सो देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 3 people दोज हु गॉट सेलेक्टेड। सो बाद में मुझे पता चला, बिकॉज वो जो जॉब का एडवर्टाइजमेंट आया था वो आया था गॉडफ्रे फिलिप्स की तरफ से, बट दे सेड वी हैव अ ओपनिंग in a new startup what we are starting, which is called Modicare. ओके। So पहले मेरा इंडक्शन हुआ, वहाँ पे मार्केटिंग प्लान कैसा होता है, क्या होता है, मेरे को भी खुद समझ नहीं आया, आइडिया नहीं था। ठीक है। राइट। बट जो पीरियड था 1 हफ्ते का, उसके अंदर आई कुड एब्जॉर्ब द इंडस्ट्री वेरी वेल। जो ट्रेनर्स थे जो कर रहे थे आउटसाइड एजेंसी के, जी। when they could not solve the queries of the people, those who were what you call proposed to be distributors. राइट। So I used to stand up and Okay. answer the queries. रिजॉल्व। So fell in love with the industry, ओके। right? And rest is history. I've been in this industry for last 28 years now. वाओ, यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस। आप वो शख्सियत हैं जिसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। I'm the Right. lucky one, I will यस say. यस यस। तो मतलब यहाँ से आपकी इस तरीके से शुरुआत हुई, और फिर आपने कब सोचा कि मुझे अपनी कंपनी की शुरुआत करनी है? वो या कैसे हुआ, वो भी क्या प्री डिसाइडेड था, या कुछ ऐसी सिचुएशन लाइफ में आई कि आपने अपनी कंपनी की शुरुआत करी? प्री डिसाइडेड नहीं था। I was a hardcore professional और मुझे बहुत ही मज़ा आता था अपना काम करने में, जी। जिसके करके जहाँ पे भी मैंने जॉब की, आई वॉज ऑलवेज द ब्लू बॉय आइड बॉय ऑफ द कंपनी। आई वॉज रिवॉर्डेड विद प्रमोशंस एंड एवरीथिंग। बट जब मैं मोदीकेयर में गया था, तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। सो आई गॉट अ बुक कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। और उस किताब को लिखा है रैंडी गेज ने। तो मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया, उसमें सबसे पहला चैप्टर था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी। ओके।
और मैंने जब उस चैप्टर को पढ़ा तो उस चैप्टर में सबसे पहली उन्होंने चीज लिखी थी कि लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके। दैट इज द टाइम कि मेरे को समझ नहीं आया कि मैनेजमेंट की तरफ क्या देखना है। ओवर द पीरियड ऑफ राउंड अबाउट 8 years, क्योंकि मोदी केयर मैंने लगभग 5 साल काम किया, देन आई वेंट टू अनदर कंपनी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वो भी डायरेक्ट सेलिंग की वो भी कंपनी थी? डायरेक्ट, उसमें उनकी डायरेक्ट सेलिंग की डिवीजन ही मैंने शुरू की थी। ओके ओके, दे आर इनटू रिटेल स्पेस नाउ। ठीक है। ओके उस टाइम पे भी रिटेल स्पेस में थे, बहुत Okay. अच्छा ब्रांड है। ओके So I went over there as a vice president, started their direct selling division. Okay. Round about 1.5 साल के बाद छोड़ दिया। Then I joined as a chief executive officer of a Malaysian multinational called Elkin International. I was in Kuala Lumpur for a short period, started their India operations. This was in 2004. अचानक से मैंने उस कंपनी को भी छोड़ दिया। अचानक से क्यों छोड़ दिया, या क्या ऐसा थॉट आया और समथिंग हैपेंड? क्या? I'll tell you one thing. जी। I'm one of those few people जिसने 1996 में, जब लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझते थे, मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, लोगों के घर में जाके 1-to-1 प्लान शो किए, होम मीटिंग्स सर की। आप खुद जाते थे इनिशियल डेज में? इनिशियल डेज में, इनफैक्ट टिल राउंड अबाउट 4 years into the job, right when I was their national sales head, तो मैंने स्टेज के ऊपर खड़े होके हजारों बारी प्लान शो किया, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द पीपल। आई कुड अंडरस्टैंड कि उनको क्या चाहिए। और मैंने कोई भी जॉब इसलिए नहीं की कि मेरे को सिर्फ सैलरी चाहिए और घर चलाना है। जी। इट वॉज ऑलवेज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स। अगर मेरे एथिक्स में वो चीज ठीक नहीं लगती थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हो रही है, आई यूज्ड टू क्विट। ओके राइट। तो तब इंडस्ट्री में मेरा नाम खराब होना शुरू हो गया। लोगों ने कहा ये तो जंपिंग जैक है, कभी एक कंपनी में जाता है, कभी दूसरी कंपनी में जाता है। एंड आई हैड अ परफेक्ट आइडिया बाय दैट टाइम, क्योंकि 8 साल हो गए थे डायरेक्ट सेलिंग में मुझे। सो आई हैड अ परफेक्ट आइडिया व्हाट शुड बी डन। राइट। So we created Vestige with 2 of my co-founders, and God has been very kind that we became so successful, right? And we have got love of millions and millions of people. राइट। वो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस शुरुआती दौर से और अभी तक क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो राइट प्रोडक्ट आप लेकर आए और राइट मैनेजमेंट और जो भी आपने सीखा अपने तजुर्बे के साथ, और मुझे लगता है सही सोच के साथ आपने शुरुआत करी, क्योंकि जब तक सोच सही नहीं होगी कि दूसरों का जो भी प्रोडक्ट लाएंगे उससे बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? सो आई थिंक इसी सोच के साथ जो है, अब हम आ जाते हैं कि जैसे अपनी कंपनी शुरू करी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि वेस्टीज के शुरुआती दिनों में जी मेरा हमेशा मानना एक होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। बिल्कुल। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो व्हेन वी स्टार्टेड वेस्टीज, हमने हर एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया। ठीक है। I studied the laws of all the countries where direct selling is a legal industry, और वेस्टीज को पहले दिन से हमने वैसे ही बनाया था। डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस आए 2016 में, यानी कि 12 साल हमें ऑपरेट होते हो चुके थे। ओके राइट। बाकी सब कंपनीज ने चेंज किया, एक कंपनी ने चेंज नहीं किया, दैट वाज वेस्टीज। सिमिलरली हमने मार्केटिंग प्लान वो बनाया जो लोगों के लिए रिवॉर्डिंग हो, बिकॉज वी नेवर वांटेड टू बी अ कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करे, बट वील सेड वील बी अ कंपनी जो उतना प्रॉफिट कमाए जो कंपनी को ग्रोथ के लिए काफी हो, इनफ हो। ठीक है। So all these things put together, whether it is products, whether it is a marketing plan, whether the services parameters, what we created, and with the blessings of the God and love of our distributors, that we became such a successful company. Absolutely. So now one thing I want to know कि आपने जब ये वेस्टीज शुरू करी थी इसके पीछे का मोटिव, पर्पस, आपका माइंडसेट क्या था ये शुरू करने का? देखिए, मैंने जब मेरा कोलालमपुर में भी मेरा स्टिंट था, मैंने वहां पे देखा कि एक ट्रक ड्राइवर 10 साल के बाद, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, कि 10 साल के बाद वो डायरेक्ट सेलिंग से 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहा था। अच्छा। राइट। एंड आई सॉ यंग बॉयज एंड गर्ल्स 26, 27 के ड्राइविंग फरारीज एंड ऑल। एंड तब तक इंडिया में लगभग 8 साल हो गए थे डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने कहा क्या बात है कि इस कंट्री में और दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग को इतना अच्छा प्रोफेशन माना जाता है कि प्रोफेशनल्स जो चीफ इंजीनियर थे किसी मल्टीनेशनल में, वो छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं जी। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। वो बेसिक हमारी थॉट थी
to enrich people, to give them best services and everything, जिसके ऊपर बहुत मेहनत लगी, because लोगों का ट्रस्ट पाना मुश्किल होता है, but ultimately we came out to be winners in that game. Absolutely. और वो मुझे लगता है कि डेडिकेशन जिस पैशन के साथ करा शुरू, और जो एक रोल जो पूरा प्रोडक्ट बनाया, उसका बेस जो था वो बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग था. सो दैट इज़ वाई. ऐसा बिसाइड दैट, जैसे आपने इतनी मेहनत करी, तो क्या होता है जब आप इतना ज़्यादा टाइम आप अपने काम को देते हो, तो क्या आपकी फैमिली निगलेक्ट नहीं हुई उस टाइम पे? आपने क्या अपनी फैमिली को टाइम दिया, या कुछ इश्यूज उस टाइम पे? जरूर हुई, because I used to travel around about 25 days in a month. राइट. हर महीने कंट्री कम से कम 3 या 4 बारी घूम लेता था, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ. When my son was growing up, actually I did not have time for him. For 2 years in a row, he was a head boy of the school, but I could never go for the parent-teacher meeting. But I think so now they realize that जो मैंने hard work किया, जी, आज उनके लिए life comfortable है. Absolutely. My son is just like a friend to me. We are very, very close to each other. Wonderful. Right? So उस time पे family जरूर neglect हुई, but my purpose was entirely different. Absolutely. My purpose was कि डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में रिस्पेक्ट कैसे मिले. राइट. एक पहचान, रिस्पेक्ट. राइट. पहचान. राइट. क्योंकि तब टाइम ये था कि 2004 में लोग सोचते थे कि शायद ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है. कंपनीज आती थी, चली जाती थी, लोग कहते थे ये ड्रीम्स शो सेल करते हैं कि लोग इतना कोई पैसा बना नहीं सकते. सो सबने मिलके, जो हमारे फाउंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे और जो बाद में भी बेहतरीन लीडरशिप आई, उन्होंने बहुत ही एथिकल मैनर में काम किया, जिसके करके हम लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके. सर, मैं कहना चाहूंगी लोग भी गलत नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई जो बिग टाइम फ्रॉड्स में जिनको बोल सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा जो मॉडल बनाया था. मेरा भी एक फ्रेंड था, आई डोंट वांट टू टेक द कंपनीज नेम, कि इस सर्टेन अमाउंट के साथ जो है आप इसमें एनरोल करो, और वो पूरा फेक थी. इस तरीके से और भी कंपनीज आई. तो आज आपको लगता है इतने सालों का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो इतने सालों की मैं कह सकती हूँ तपस्या है, डायरेक्ट सेलिंग को जो एक नाम आपने दिया है, तो क्या अभी भी वो नाम मिल गया है जो आप चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर लोगों में इम्पोर्टेंस मिले डायरेक्ट सेलिंग की? देखिए रेशम जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को अब अवेयरनेस हो गई है. राइट? व्हाट इज अ जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी व्हिच हैज गॉट प्रोडक्ट्स, right, which has got services, everything. और वो कौन सी कंपनी है जो पॉन्जी स्कीम्स हैं. एंड यू वोंट बिलीव कि कई लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि उनको पता है ये कंपनी भाग जाएगी, तब भी उसमें काम करते हैं क्योंकि तब तक तो पैसे कमा लें. अच्छा, ऐसे लोग भी हैं, उन्हें पता है कि वो श्योर नहीं है, बट स्टिल कि हाँ भाई थोड़ा पैसा कमा लेते हैं तब तक. थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, कि हमारी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने, हमारी एसोसिएशंस हैं, वेरियस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, HCIB, सबने एक बहुत बेहतरीन काम किया ताकि इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रूल्स आ सके. व्हाई? बिकॉज ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो कुड नॉट एवर अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री. क्योंकि सेक्रेटरी होते थे कंज्यूमर अफेयर्स के, हर 2-3 साल के बाद वो चेंज हो गए. जो नया आया है उसको 4 महीने पढ़ाओ, उसको समझाओ. राइट? और मेरे को तो एक सेक्रेटरी ने ये भी कहा था कि मेरे प्रेडिसेसर्स ने कहा था कि इस चक्कर में मत पड़ना इस इंडस्ट्री के. राइट? बट आई एम रियली थैंकफुल टू आवर लीडरशिप एंड आवर ब्यूरोक्रेट्स दैट दे कुड अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, जिसके अंदर अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल इंडिया, हमारी इंडस्ट्री है जो लोगों को स्किल देती है. बिल्कुल. आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनो, वी क्रिएट दैट. एब्सोल्युटली. यू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, दैट्स व्हाट वी डू. So for that, we have been very well recognized as an association also, right? HCI ने भी last year भी बहुत बेहतरीन काम किया था जब Women's Day पे भी, और इस साल भी हम कर रहे हैं, right? जहाँ पे हमारे टॉप जो मिनिस्टर्स आते हैं. So उनकी नज़र में जो पहले परसेप्शन था, अब इतने लोगों को देख के वो परसेप्शन एंटायरली चेंज हो, अब मतलब बदल गया है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो पहले क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को देखते थे ना, तो मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूँ कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये तो चोर हैं, ये तो पैसा लेकर चले जाएंगे. तो अब ऐसा लोग का माइंडसेट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है या चेंज हो चुका है कम्प्लीटली. व्हाट डू यू से? जो इसके बारे में अवेयर नहीं है, शायद उनका अभी भी थॉट प्रोसेस वही हो, है. राइट? बिकॉज वो अभी तक इस इंडस्ट्री में आए नहीं और ना समझा. पर जो इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं,
एंड उन्होंने पहले अगर कहीं काम किया, नाउ द परसेप्शन इज एंटायरली डिफरेंट कि किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, उसकी पहले बैकग्राउंड चेक करो। मेरे से भी आके लोग मिलते हैं, कल भी आके कुछ लोग मिले थे, वो आके मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपकी विजन क्या है कंपनी के लिए। राइट अगर एक कंपनी जो लगभग 21 साल से चल रही है, विजन क्या which is such a stable organization, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करते हैं आज भी? आज भी ओके, because they are looking at as a career, they don't want to shift to another company, एब्सोल्युटली, क्योंकि एक नेटवर्क बनाना बहुत ही मुश्किल काम। बहुत मुश्किल। लोग सोचते हैं कि इसमें रातों रात अमीर बनता है, हमारी इंडस्ट्री में कोई रातों रात अमीर नहीं बनता, लोगों को बेइंतहा मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। इसी के करके ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुई है। सो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड कि बिना मेहनत, और मेहनत से भी ज़्यादा पहले तो राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, फिर मेहनत, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विश्वास। बिल्कुल। तो ये सारी जब चीज़ें मिलेंगी तभी जो है गरीब से गरीब अमीर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने ज्वाइन करी कंपनी, आपने 2-4 महीने के अंदर, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ वो कमाना शुरू कर देते हैं। Am I right, sir? Absolutely. और एक टाइम आता है कि जब वो करोड़पति बन जाते हैं। बिल्कुल। So, कई सारे करोड़पति बने हैं आपकी बहुत कंपनी में। सिर्फ कितने बने हैं? We have got around about close to, actual तो मेरे पास फिगर नहीं होगी, but there should be close to 2,000 people, those who have earned 1 crore and above through our organization. क्या बात है, क्या बात है। लाइफ ट्रांसफॉर्म की है इस इंडस्ट्री ने। ट्रू, अग्री। जो कभी साइकिल नहीं खरीद सकते थे, आज के दिन पे लग्जरी कार्स में चल रहे हैं। I'm not talking about Vestige alone, I'm talking about the entire industry. All the genuine direct selling companies, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए। जी, और बड़े बड़े सपने ऑफ कोर्स पूरे करे हैं। पूरे हुए। जी, अब मैं सर जानना चाहूंगी, जैसे आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, तो अब जो है आपकी फैमिली में, जैसे आपके बेटे हो गए या आपकी वाइफ है, उनका क्या एसोसिएशन है आपकी कंपनी में? They also work in the company? My wife does not. She's a housewife. Okay. My son, after he did his graduation from Sheffield in International Business Management, he came and he worked for 10 long years in Vestige. आज के दिन पे भी international marketing वही देखते हैं। Okay. And round about 5 साल पहले, I asked him to start his own company, which is into sports nutrition. Okay. Right? Again, the direct selling? Not in direct selling, Okay. that is into retail and e-commerce space के अंदर। Okay. वो primarily because हम वेस्टीज को एक professionally driven company बनाना चाहते हैं। It is not a birthright कि since he is my son that he is going to be the next managing director, because we are totally a professional organization. हम अपने रिश्तेदारों को कभी बिजनेस में लाते नहीं है। ठीक है। Right, so my son Yuvraj, he looks after international division plus runs his own company, and he also looks after a couple of more businesses which I have. मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी पहचान बनानी चाहिए, राइट? बिल्कुल। देखिए है क्या कि बिजनेस फैमिलीज कई बारी गलती क्या करती हैं, अगर उनके बच्चे केपेबल भी नहीं हैं तब भी उनको कंपनी चलाने के लिए बैठा देते हैं। Absolutely. और मोस्ट केसेस में होता यही है। And it might not be their passion. Right, true. If this direct selling industry अगर लोगों की, लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है, I don't want anybody to come over and spoil the lives of the people. Even though he is very very capable, उसका आगे जब होगा, when the time comes, maybe he will be the next managing director, because 10 साल का उसका एक्सपीरियंस आज के दिन पे भी मेरे साथ कई मीटिंग्स में जाता है, लोगों से मिलता है। अभी हम एक बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए थे चाइना, he was there with us. So he understands the industry and loves it so much. But we have kept it professionally. Okay. So सब प्रोफेशन से अब साइड हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। जैसे आपने बोला कि आपके जो बेटे हैं, उनका और आपका जो बॉन्ड है वो फ्रेंड्स वाला है, तो ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं तो साथ में पार्टी भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल कहाँ करते हैं। पर और कितना टाइम मिल जाता है पार्टी करने का, या कैसे एंजॉय करते हैं फादर एंड सन का ये जो बॉन्ड है? I'll tell you something कि अभी जैसे संडे को क्रिकेट मैच था जी। So both father and son sat together and watched the match. Okay, great. Right? और बाहर हम कभी ट्रैवल करते हैं इकट्ठे, so we party together with everybody. And घर में अगर कोई बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो, उसके भी फ्रेंड्स आते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स आते हैं, so we have got a very healthy relationship in that manner. Great. तो मतलब और साथ में ऑफ कोर्स ट्रैवल करते ही हैं, आपने बोला। तो जब साथ में ट्रैवल करते हैं तो काम की बातें ज़्यादा होती हैं, या लेट्स सपोज कि आप ट्रैवल कर रहे हैं,
वर्क के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे, आप वैसे ही ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो तब भी काम की बातें ज्यादा होती है या? उसके साथ जब भी मेरा ट्रैवल हुआ है वो वर्क रिलेटेड ही हुआ है. अच्छा, ओके ओके. Right, so we always discuss about things, what is his opinion also. ओके Right, so it is a great interaction what we have. सर, जैसे आपने बताया कि आप अपने बेटे के साथ भी ट्रैवल करते हैं और बिजनेस की बातें होती रहती हैं और इंटरनेशनल सारा वो देखते हैं, तो वेस्टीज कितनी कंट्रीज में है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी. At the moment we are in 9 countries, right, including India. ओके So we are there in Nepal, Bangladesh, we are in Saudi Arabia, UAE, we are in Ghana, Ivory Coast, Philippines, ओके. right? So we are there in these countries. और सर, शुरुआत कौन सी कंट्री के साथ आपने करी? सबसे पहले इंडिया में शुरुआत करने के बाद राउंड अबाउट हमें 8 साल हुए थे when we entered Nepal. ओके And in Nepal also we became the largest direct selling company. So after that we opened UAE, then later Bangladesh and other countries followed. तो जैसे इंटरनेशनल जब आप स्विच किए, मतलब शुरुआत इंटरनेशनली भी जब आपने करी, तो क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए? क्योंकि एक अपना देश अपना होता है, दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट अपनी इतनी बड़ी कंपनी लेकर जाना, तो वो शुरुआती दौर में आपको क्या परेशानियां मतलब आपने परेशानियां देखी या कैसे हुआ, मतलब शुरुआत देखिए, कैसे? आप जब भी कोई कंट्री लॉन्च करेंगे तो आपको फ्रॉम जीरो काम करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. Because every country has got different rules, different taxations, data laws. आपको प्रोडक्ट अप्रूवल लेने हैं, आपका रजिस्टर्ड ऑफिसेज हों, बैंक अकाउंट्स हों, यू हैव गॉट टू हायर लोकल पीपल ओवर देयर. सो ओपनिंग अ कंट्री इज अ मैमथ टास्क, एब्सोल्युटली. राइट? सो बट वी हैव हैड वेरी गुड टीम्स इन वेस्टी जिन्होंने इस चीज को बड़ा स्मूथली हैंडल किया है. नाउ वी आर लुकिंग एट ओपनिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो. तो कोई एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी जो आपने प्लान करी? क्योंकि क्या होता है, एक अपने देश में अपने प्रोडक्ट्स बेचना, दिखाना, और जैसे लेट्स सपोज मैं एक इंडिया में हूँ और दूसरी कंट्री से कोई आते हैं प्रोडक्ट लेके, तो उस पर ट्रस्ट करना है कि ये दूसरी कंट्री से आए हैं, तो वो कुछ एक ऐसी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपने प्लान करी या लोगों ने इजीली कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे बिलीव किया और उसे कंज्यूम करना शुरू करा? I'll tell you one thing, all these countries, whether it is food products or whether it is nutritional products, हर एक जगह की गवर्नमेंट जो है इन प्रोडक्ट्स को बहुत मॉनिटर करती है. ओके. So you have got to take permissions from the health departments over there, get your product tested so that there should not be anything which can be harmful for the people. So after you go through इन सब प्रोसेस के साथ, और साथ में एक तुम्हारी जो लेगेसी कि आप एक कंट्री में पिछले 10 या 12-15 साल से हो, that actually builds the confidence of the people. और फिर अब जैसे आपने बताया काफ़ी सारी कंट्रीज में, अब आगे की और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? और अच्छा, इंडिया में वर्क करना और इंडिया से बाहर वर्क करना, क्या डिफरेंस क्या है? मैं क्या से इंडस्ट्री तो सेम ही है, जिसके अंदर आपको मिलना तो लोगों के साथ है, राइट? यू हैव गॉट टू गिव देम द कॉन्फिडेंस टू वर्क विद यू. व्हेन दे अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान, दे अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स. तो मैं वही कहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट्स बिकते हैं और लोगों के बेनिफिट के लिए हैं, तभी लोग इस बिजनेस में आते हैं. एब्सोल्युटली. और अभी और क्या विजन है और कितनी कंट्रीज में आप? We are at the moment 37th largest direct selling company in the world. जो highest हमने रैंक हिट किया था, that was 30th largest company in the world. ओके. जो मेरा विजन है कि अगले 5 साल में we should be amongst the top 10 direct selling companies with an annual turnover of around about 1.5 billion US dollars and to be present in approximately 30 countries. ये हमारा विजन है. ओके सर, अब हम आते हैं कि 21 साल पहले आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, एम आई राइट? Yeah. सो 21 साल से वो आप एक काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है, या क्या आपके वो प्रिंसिपल्स थे, रूल्स थे जो अभी तक वो चलते आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं? मैं हमेशा ये बात सोचता रहता हूँ, जहाँ पे मैंने पहले भी कई बारी सुनी हुई थी, अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो वो कभी आपको काम नहीं लगता. देन यू आर एंजॉइंग इट. एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आई गॉट वेरी गुड एथिक्स एंड संस्कार फ्रॉम माई पेरेंट्स. जब हमने वेस्टीज को शुरू भी किया था, हमने 5 कोर वैल्यूज पे हमेशा काम किया. ठीक है. Number 1 was growth. So we have continuously grown year after year, right?
नंबर 2 हमारा था ऑनेस्टी, राइट. वी आर ऑनेस्ट इन अवर थॉट, वी आर ऑनेस्ट इन द वर्ड्स व्हाट वी स्पीक, वी आर ऑनेस्ट इन डीलिंग विद अवर पीपल, राइट. सो दैट वाज द कोर वैल्यू जिसके ऊपर हमने काम किया. सो इट इज नॉट अ शैम, इट इज ट्रूली कमिंग विद ऑनेस्टी. जब वो ऑनेस्टी से बाहर आता है तब लोगों को पता चलता है. द नेक्स्ट कोर वैल्यू जो हमने जिसके ऊपर फॉलो किया वो ऑटोनॉमी, कि दैट वी हैव गॉट टू गिव पीपल इंडिपेंडेंट. लोग अगर हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो हमारे स्लेव्स नहीं हैं, बल्कि दे आर डूइंग अस अ फेवर बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, राइट. एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज जिसके ऊपर हमने काम किया है और अभी भी हम कर रहे हैं, जो हमें ड्राइव करती है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेंट्रिसिटी. कि कंपनी अपने फायदे से पहले अगर अपने लोगों का फायदा सोचेगी तो लोग हमेशा आपके साथ रहें. और सर सोचा नहीं है, फायदा दिया भी है. एज यू टोल्ड अर्लियर कि 2000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो करोड़पति बने हैं, मोर देन अ करोड़ उन्होंने कमाया है. गौतम सर, बहुत ही गर्व की बात है कि एक इंडियन कंपनी जो 9 कंट्रीज और उसके बाद और भी कई सारी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स लेकर गई, अपना नाम कमाया और वहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं हमारे इंडियन कंपनी की. तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है. दूसरी कंट्री की करेंसी भी हमारे उसमें आ रही है, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है. तो इसका क्रेडिट जो है आपको जाता है, आपकी सोच को जाता है, आपकी टीम को जाता है, आपकी मेहनत को जाता है. तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है आपकी? देखिए, मैं आज के दिन पे एक बात कहूँगा कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, राइट. इंडिया एज ए कंट्री इज फ्लरिशिंग एवरीवेयर. हर जगह हमारा नाम हो रहा है. दुनिया की आज बड़ी से बड़ी कंपनी में अगर देखो उनके सीईओज कौन है, इंडियंस हैं. सो इंडियंस एज इंटेलिजेंट पीपल एंड टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास थिंग्स, हमारे यहाँ पे पूरी कैपेबिलिटी है. एंड उसी के करके हमारे प्रोडक्ट्स को हर एक कंट्री में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट नेपाल, नेपाल के अंदर ही हम महीने का लगभग 15 करोड़ का बिजनेस करते हैं. बांग्लादेश इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस. इवन इन अदर कंट्रीज लाइक दुबई एंड घाना, आइवरी कोस्ट, पीपल हैव really loved our products primarily because of the quality, and number 2, right price, right, because we do not overcharge. हमारा जो कन्वर्जन रेशियो होता है, जितना हमारे इंडिया में उसकी वैल्यू पे पड़ता है, हम उसी की वैल्यू पे वहां पे देते हैं. सो पीपल अप्रिशिएट बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड द रिजल्ट्स, राइट. और हमारा अब टारगेट है कि टू गो टू मेनी कंट्रीज, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, the land of opportunities is Africa, right, where people want to earn money, people want to have good health care. So since we are in more in health and beauty also, so हमारे products इन सब countries के अंदर हम बहुत plan कर रहे हैं. So it always is a pleasure to serve the country and to bring revenue from other countries to India. Great. बिल्कुल सर. और ये जो भी revenue है ये 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स होगा. ऑफ कोर्स आज 9 कंट्रीज है और कब ये देखते ही देखते एक टाइम आएगा कि कोई भी कंट्री जो है ना वो बचेगी नहीं. सारी कंट्रीज के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जाएंगे. एंड रीज़न क्योंकि कंपनी का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है. मोर ओवर जो चीज़ अभी आपने बताई कि मैं हैरान हो रही हूँ उस चीज़ को सुन के कि जो प्राइस है हमारा इंडिया में, उनकी करेंसी के हिसाब से वही सेम प्राइस ही या सिमिलर प्राइस में ही आप प्रोडक्ट दे रहे हैं बेहतरीन क्वालिटी के. तो आई थिंक कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट जा रहे हैं और वो बहुत ही सस्ता हो जाता है प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी है, तो ऑफकोर्स ग्रो तो करना ही है. बिकॉज इन अदर कंट्रीज होता क्या है, व्हेन द कंपनीज आर आइदर अमेरिकन और यूरोपियन, यस, उनका प्राइस पॉइंट बहुत हाई होते हैं. बहुत ज्यादा. प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर हमारे से सेम भी हो, बट देयर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स आर वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, जो हम नहीं रखते. दैट्स व्हाई पीपल अप्रिशिएट आवर प्रोडक्ट्स. एंड नंबर 2, जो हमारी क्रेडिबिलिटी बन गई है आज 20 या 21 साल का बिजनेस करते हुए. सो पीपल अंडरस्टैंड ओवर देयर इन दोज कंट्रीज के हियर इज अ कंपनी विच इज अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट दैट कि ये आज लॉन्च हुए हैं 4 महीने के बाद भाग जाएंगे. सो उससे हमें बहुत क्रेडिबिलिटी मिलती है. एंड सिंस इंडिया इज नाउ शाइनिंग एवरीवेयर, राइट, एंड द वर्ल्ड अप्रिशिएट करता है इंडिया को, सो हमें भी इसके करके बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है वहाँ पे रिस्पॉन्स का. एंड यू आर मेकिंग इंडिया मोर शाइनिंग, मोर शाइन अपने प्रोडक्ट्स के साथ. I wish we can do it. Primarily ये ना ही सिर्फ मैं, बल्कि ये इंडस्ट्री जो हमारी है डायरेक्ट सेलिंग,
वो पूरे इंडिया को इतनी सर्विस दे रही है. If you talk about even tax collections, right? You talk about GST, you talk about TDS, income tax, सब कुछ. So education हम लोग दे रहे हैं लोगों को, entrepreneurs क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो इसके करके तो इंडिया इज बाउंड टू ग्रो. एब्सोल्युटली. और इसी तरह इंडिया ग्रो करता रहेगा जब डायरेक्ट सेलिंग और इस तरीके की और भी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएंगी तो ऑफ कोर्स इंडिया नेचुरली ग्रो करेगा ही करेगा. सो आपकी महान सोच है, मैं कह सकती हूँ. थैंक यू सो मच. ओके, तो सर अब मैं जानना चाहती हूँ कि वेस्टीज में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन का क्या रोल है. आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मेरे को 2012 में ऑप्टेनर वर्ल्ड वाइड फोरम ने बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया था. ओके. एंड दैट वाज इन रसल खेमा. तब हमारी कंपनी जो थी 135% की CAGR से ग्रो कर रही थी. सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर टू टेक द अवार्ड, तो वहां पे इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs, MD सब बैठे थे. सो बाय द MC ओवर देयर वाज आस्क्ड कि आपने 7 साल तक लगातार 135% ग्रोथ मेंटेन करना एवरी ईयर इज अ टफ दिस थिंग, हाउ यू हैव डन इट. ट्रू, बिग थिंग. सो उस टाइम पे मैं जब स्टेज पे गया, मैंने कहा मैं उस कंट्री से आया हूँ जिसको इंडिया कहते हैं. जी. राइट. और एक टाइम पे उसको कहा जाता था गोल्डन स्पैरो, यानी कि सोने की चिड़िया. जी. मैंने कहा हमारी जो इकोनॉमी थी was the largest, वर्ल्ड की इकोनॉमी में 25% इंडिया का हिस्सा था. अगर आप बात करें एरोप्लेन्स की, अगर आप बात करें रॉकेट्स की, यू टॉक अबाउट टेलीविजन, महाभारत में भी वो भी था, उड़न खटोले थे, सब कुछ थे कि यानी कि हमारी सिविलाइजेशन एक बहुत ही एजुकेटेड सिविलाइजेशन थी. Right. That's why India had flourished. Romans used to buy silk and cotton from us. Right? वर्ल्ड का गोल्ड हमारे पास आता था. मैंने कहा फिर हुआ क्या कि हमारे देश को मुगलों से लेके हर एक ने, मंगोल से लेके लूटा गया, दोबारा 200 साल गुलामी की, 1947 में आज़ाद हुआ और 2030 में दुनिया कह रही है कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया होगी. मैंने कहा वेयर एज 2 अदर काउंटरपार्ट्स जो इंडिया से डिवाइड हुए थे, यू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जस्ट लुक एट देम, व्हाट इज द फेट ऑफ देयर इकोनॉमी. राइट. आई सेड क्योंकि हमारे इंडिया में शुरुआत से ही एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस था. तभी पंडित, यू टॉक अबाउट सर्जरी के ऊपर, यू टॉक अबाउट फिजिक्स, एवरीथिंग वाज कि हमने यहाँ से सूर्य तक का डिस्टेंस नाप चुके थे उस टाइम पे. मैंने कहा जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, हमारी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया. मैं एक एग्जांपल उस टाइम पे बताता हूँ. जब मेरे फादर ने ग्रेजुएशन की, उनको लॉ पढ़ने जाना था, तो जम्मू से वो लॉ कॉलेज लाहौर गए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लॉ कॉलेज एक ही होता था. राइट. और आज के दिन पे अगर आप देखो, इंडिया में हर जगह कॉलेजेस खुले हुए हैं, एजुकेशन है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. उसका रिजल्ट क्या है? पेप्सिको से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, गूगल से लेके, आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडियंस ऑल अराउंड. वो इसीलिए हुआ क्योंकि इंडिया इज अ हाईली एजुकेटेड कंट्री. सिमिलरली अगर इंडिया को ग्रेट बनाना था तो उसमें एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी था. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी अगर लोगों को सफलता दिलानी है तो उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है. राइट. यू टॉक अबाउट किड्स को पहले पेंसिल तक नहीं पकड़ना आता, but nobody discards them. They teach them with care, with love. रिपीटिव कर करके वो एजुकेट होके आगे बढ़ता है, तब प्रो बनते हैं. तभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने एजुकेशन का एक सिस्टम नहीं क्रिएट किया तो अनस्क्रूपलस लोग आके आपके बिजनेस को कैसे ट्रांसलेट कर दें, वो इस इंडस्ट्री के लिए भी डैमेजिंग होगा और कंपनी के लिए भी होगा. सो एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. सर अब मैं जानना चाहती हूँ कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, मतलब जल्दी आते हैं जल्दी चले जाते हैं, टिकते क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन क्या है? ये मेरा ख्याल से दुनिया का दस्तूर है. ओके. राइट. किसी भी बच्चे से बचपन में पूछो कि बड़े होके क्या बनोगे, वो कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पर हर कोई क्या बन पाता है? स्कूल्स के अंदर आपको भी पता है ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा होता है. जी. लोगों का वेस्टीज के अलावा डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड ओवर जी
लोग जब आते हैं तो एक सफल व्यक्ति की सफलता को देखते हैं, उसके लाइफस्टाइल को देखते हैं, बिल्कुल उससे प्रभावित हो जाते हैं, पर वो चीज ये नहीं देखते कि उस आदमी ने कितनी मेहनत लगाई। बिल्कुल। जब उनको मेहनत लगानी पड़ती है, जब उनको लोग सिखाते हैं कि अगर लोग ना कहें तो आपने उनको हैंडल कैसे करना है, इतनी आपको मेहनत करनी है, पहले सोचते हैं कि अगर इसने 5 से 10 साल में किया, मैं तो 5 महीने में कर लूंगा। अच्छा, ऐसे माइंडसेट से आते हैं लोग। बिल्कुल, बिकॉज दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? हर व्यक्ति यही सोचता है। बिल्कुल। तो वो आके एक शॉर्टकट अपनाते हैं, पर इस बिजनेस में शॉर्टकट चलता नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम नहीं करोगे तो आप फिल्टर आउट हो जाओगे। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन होती है और रिजॉल्व होता है, परसेवरेंस, परसिस्टेंस होती है, वही इस इंडस्ट्री में सफल होते हैं। सिमिलर कंपेयर टू एज एनी अदर बिजनेस। एनी अदर बिजनेस, अगर एब्सोल्युटली आप राइट। कहीं सिर्फ एक मॉल देख बिल्कुल। लो तो इंडिया में कितने मॉल्स खुले और कुछ सक्सेसफुल हुए, बाकी बंद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। Right, you talk about mobile phone manufacturing, you talk about garments, you talk about anything. I think so that is the same percentage which is there in direct selling also. एब्सोल्युटली राइट। डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हर जगह पर, हर इंडस्ट्री के अंदर हर पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ऑल वी नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। अच्छा, बिसाइड दैट सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में या वेस्टीज में सफल होने में कितना वक्त लगता है आपके हिसाब से? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहते हैं, हम कहते हैं जो भी नया व्यक्ति आए उसको कम से कम 1 साल चाहिए पूरी कमिटमेंट के साथ, क्योंकि वेरी फर्स्ट ईयर उसका सीखने का पीरियड होता है। ठीक है, राइट। और सफलता के लिए कम से कम 3 से लेके 5 साल चाहिए। अगर आपको अच्छी सफलता चाहिए, इफ यू वांट टू mediocre समथिंग लिटिल अमाउंट, देन यू मे स्टार्ट अर्निंग इन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर ऑल्सो। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिग, जिससे आप अपना लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम। तो ये कहना चाहूंगी दोस्तों, पेशेंस रखें, बहुत सारा हार्ड वर्क करें, क्योंकि और मैं ये कह सकती हूँ कि सर 3-4 महीने के बाद इनकम आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी लिटिल इनकम, डेफिनेटली है ना? पहले महीने से भी आनी First शुरू हो month जाती से है। आनी शुरू हो डिपेंड्स कि जाती आप है। कितने प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो, कितने कंज्यूम कर रहे हो, जी। आपने कितनी बड़ी टीम बनाई, जी। सो यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम मंथ 1। सो जी दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि 1 महीने से इनकम आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। आप महीने के 1 लाख कमाना चाहते हो, 1 करोड़ कमाना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी गौतम सर, अब मैं ये जानना चाहूंगी, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर प्रोडक्ट या प्लान ज्यादा जरूरी क्या है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। बिकॉज अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो आपकी टीम आगे नहीं आएगी। मार्केटिंग प्लान बेशक बहुत बढ़िया हो, बिकॉज क्वेश्चन ये रहेगा कि हम बेचे क्या। जी। If the product is not there and the plan is good and or the products are not good, so that business will not run, ना ही लोगों का नेटवर्क बन सकेगा। सो मेरा हमेशा से यही ख्याल रहा है कि प्रोडक्ट वो हो जो यूनिक हो, वैल्यू फॉर मनी हो, लोगों को बेनिफिट करेगा तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। इन शॉर्ट, दमदार प्रोडक्ट बिल्कुल, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। सर, मैं जानना चाहती हूँ, जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जो डायरेक्ट सेलर बनते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी जो है ये कई वर्षों तक चलने वाली है या उनके जिंदगी भर चलने वाली है, और उनको इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा या आगे क्या फ्यूचर होगा? रेशम जी, मैंने पहले भी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जो मैंने किताब पढ़ी, रैंडी केश ने जो लिखी थी, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने सबसे पहली जो चीज़ लिखी थी वही लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जब आप कंपनी को देख रहे हैं, उसका प्लान, प्रोडक्ट दोनों इम्पोर्टेंट है, पर प्रोडक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। बट उसके साथ आप देखिए कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, राइट, उनकी विजन क्या है। अगर आप अपने आप को उनसे अलाइन कर सकते हैं, तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट की विजन है कि उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाना है, लोगों का वो भला सोचते हैं, सो वो ऑर्गेनाइजेशन जरूर लंबे समय तक लास्ट करेगी। और कैसे पता चलेगा कि जो ये कंपनी की विजन है ये ठीक है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है? हाउ विल गेट टू नो दिस? व्हेन यू इंटरेक्ट विद समबडी, मेरा ख्याल से अगर आप किसी के साथ 1 घंटा बैठेंगे, वो 1 घंटे में हर बात पे आपको इम्प्रेस नहीं कर सकेगा। जी। कहीं ना कहीं वो पॉइंट देगा जहां से आपको वो सीड आएगा शक का, एंड आप डाउट करेंगे।
So it is always good to understand. मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जो 2004 में लोगों का विजन था, जब हमने वेस्टीज शुरू की तो लोगों ने कहा कि इन्होंने कंपनी का नाम रखा है वेस्टेज, ओके राइट? तो कुछ भी अगर अलग करोगे, बड़ा करना चाहोगे तो लोग गलत सोचेंगे। किसी ने कहा 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी। पर एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा, एंड आई स्टिल रिमेंबर, ही वॉज अ लीडर फ्रॉम पुणे। तो बैठे बैठे नॉर्मल बातें करते करते उसने मेरे से पूछा, मिस्टर बाली आपका विजन क्या है वेस्टीज के लिए? तो दैट वाज ऑल ऑफ अ सडन ही हैड आस्क्ड मी। तो मैंने कहा जी आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो वेस्टीज नाम आएगा। जब पूछे प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, वेस्टीज। मैंने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पूछा जाए लीडर्स कैसे होने चाहिए तो सब डायरेक्ट सेलिंग में कहें कि वेस्टीज के लीडर्स की तरफ। सो दैट शोड नंबर 1 माय लॉन्ग टर्म विजन। ओके Number 2, it encapsulated every point which a person is looking forward in a stable company. तब हमारी शुरुआत थी, we were hardly few months old. मेरे को खुद नहीं पता था कितने समय तक चलेगी, क्या आएगा, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग को ना बैन कर दे तो मैं लोगों को क्या प्रॉमिस कर सकता हूँ। बट एटलीस्ट इंटेंशन तो ये था ना। जब आप ये देख लेते हैं, सो उन केसेस में ना प्लान मैटर करेगा ना प्रोडक्ट, बिकॉज देयर आर कंपनीज इन इंडिया जिनके प्लान में इतनी पावर नहीं है पर उनके प्रोडक्ट्स में इतनी पावर है कि आज के दिन पे भी वो बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं एज कम्पेयर टू कंपनीज जिनके प्लान में बहुत ज्यादा पैसा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, राइट? इंटेंशन क्लियर होगी, अच्छी होगी, तभी ही प्रोडक्ट और बाकी सारा ये प्रोसीजर आगे बढ़ता रहता है, राइट? तब दिल से आवाज आएगी काम करने के। अगर कोई किसी को अपने बिजनेस में जोड़ने जा रहा है, प्रोडक्ट देने जा रहा है और अंदर से खुद हिला हुआ है कि कल कंपनी रहेगी कि नहीं, तो वो क्या बिजनेस करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। दिल की आवाज आपने, जो मैं फील कर पा रही हूँ, दिल की आवाज आपने अपनी सुनी, उसको फॉलो किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे। सबसे बड़ा हमारा जो चीज थी इंटेंट, नंबर 1 इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट दिलाना, नंबर 2 लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री के प्रति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सर वो किया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, राइट? पर्पस वाज नेवर कि आई हैव गॉट टू एनरिच माय सेल्फ, कि मुझे पैसा कमाना, राइट? अब मानेंगे नहीं, जब हमारे, क्योंकि शुरुआत का टाइम था, पहले 3 साल तक हम कंपनी से सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी लेते थे, राइट? मेरे बेटे की स्कूल फीस 15,000 थी पर मंथ, और जब हम 10,000 रुपया लेते थे, हमारे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर महीने में 5-5 लाख रुपए कमाते थे। ओके, सो इट वाज कि हमारे को अपना फोकस नहीं, फोकस ये है कि लोग आगे कैसे बढ़े, लोग आगे कैसे बढ़े, राइट? अगर आप उनके ऊपर फोकस कर लोगे वो आपकी कंपनी को ग्रेट बना देंगे, राइट? बट अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है तो वो आपके साथ 4 महीने काम करने के बाद भी किसी ना किसी दिन पहचान जाएंगे कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है। सो ये एक रिलेशनशिप ही है, जैसे नॉर्मली कोई भी एक रिश्ता होता है जब किसी का किसी के साथ, राइट? तो उसमें जब तक सच्चाई ना हो, अच्छी सोच ना हो, तो वो ऑफ कोर्स आगे नहीं बढ़ता। तो यही सच्चाई और अच्छी सोच के साथ आप बढ़े तो ही रिश्ता जो है बहुत मजबूत रहा और कंपनी ने इतना बेहतरीन सफर अभी तक तय किया। एब्सोल्युटली। गौतम सर, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है कि सबने मिलकर एक ये बहुत ही बेहतरीन एसोसिएशन बनाई है, ADSCI। सो इसका पर्पस क्या है? और मुझे जानने को मिला है कि बहुत बड़ा वुमेन डे सेलिब्रेशन भी किया है और भी कमाल के इनिशिएटिव्स। तो ये कैसे ये सोच आई और इसके बनाने का पर्पस और क्या बेनिफिट्स? मैं एक चीज आई वुड लाइक टू करेक्ट ओवर हियर, इसको बनाने की सोच मुझे नहीं आई। ओके। इस एसोसिएशन ADSCI के पीछे जो है, जिन्होंने सब कुछ किया, वो संजीव जी हैं, राइट? जिन्होंने इस एसोसिएशन को बनाया, एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई केम एंड मेट एवरीबडी and I liked the association, that's why I became a part of it। क्योंकि पहले बहुत कई एसोसिएशन से मेरे को इनवाइट आए थे, but I never wanted to be associated with the companies which are not in good space। Okay। क्योंकि ADSCI का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग था। थॉट प्रोसेस क्या था कि नंबर 1 कि हम एथिकल डायरेक्ट सेलिंग जेन्युइन कंपनीज को प्रमोट करें। Okay। दूसरा, किसी भी एसोसिएशन का काम क्या होता है कि एसोसिएशन की स्ट्रेंथ बनती है व्हेन द कंपनीज कम टुगेदर।
When the companies come together, हमारा कॉमन पर्पस क्या है? हमारा कॉमन पर्पस है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका कैरियर सेफ हो। नंबर तीसरा कि अगर गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी अगर इस इंडस्ट्री को नहीं जानती, समझती नहीं है, तो हम उनसे जाके मिले, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स उनको समझाएं, ताकि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो उस तरह के लॉज लेके आए जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो बेनिफिशियल है और फेवर में है हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए। एंड टू क्रिएट अवेयरनेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लास्ट टाइम जब हमने 2024 में 8 मार्च को वुमेंस डे किया था विद 25,000 पीपल, देयर वी हैड आवर मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी, वी हैड स्मृति ईरानी जी, मिस्टर परवीन खंडेलवाल जो चांदनी चौक से मेंबर पार्लियामेंट है। उनकी करके हुआ क्या कि इवन पीयूष गोयल जी ने कहा, नॉट ऑन रिकॉर्ड बट ही मेंशन्ड, ही सेड पहले मेरे को परसेप्शन नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में, तो अब जो है आप लोग ऐसा काम करो ताकि इस इंडस्ट्री के बारे में परसेप्शन चेंज हो। जी। ADSCI ने एक बहुत ही लीडिंग रोल लिया है इन चीज़ों में। हमारे जो लोग हैं, हम जाते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वेदर इट इज़ तेलंगाना, अभी केरला में कुछ दिन पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो रूल्स डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिक्लेयर किए और उसकी वेबसाइट लॉन्च की। हमारी ADSCI की टीम वाज देयर ऑन स्टेज विद द चीफ मिनिस्टर, दैट्स अ ह्यूज रिकॉग्निशन। इन सारे स्टेप्स जो एसोसिएशन ने लिया, उससे हमने नंबर 1 अपने बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में सरकार की जो मिसकंसेप्शन थी उसको ठीक किया, ठीक है जी, ताकि रूल्स आ सके, राइट। नंबर 3 जो हमने मेजर काम किया है कि वी आर ऑल्सो वॉच डॉग फॉर व्हाट, सो दैट नो हार्म शुड एवर कम टू दिस इंडस्ट्री। सो जिसे कहते हैं ना, एकता में ही बल होता है, शक्ति होती है। वी आर सो प्राउड टू हैव सच वंडरफुल कंपनीज हमारी ADSCI में, जिसके करके हम सबकी स्ट्रेंथ है। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक फिंगर 2 3 4 से कुछ नहीं था, व्हेन कम्स टुगेदर तो वो एक पावरफुल मुट्ठी बन जाती है, पंच बन जाती है। सही कहा। तो उसका जो है वो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। बट सर मैं ये जानना चाहती हूँ, अब जैसे ये आपने एसोसिएशन बनाई ADSCI, तो इसमें तो खर्चा भी बहुत हो रहा है, तो इसमें आपका क्या बेनिफिट है? आई मीन सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का क्या बेनिफिट है जो सब इसके साथ जुड़ी है? एवरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मेंबर होती है दैट कंट्रीब्यूट्स टू रन दिस एसोसिएशन, दिस सेक्रेटेरिएट। और ये काम, जैसे मैं कहता हूँ, किसी फायदे के लिए नहीं किया जाता, ये इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। ओके, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इमेज क्लीन करने के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में जुड़े, वो भी ग्रो करें, कंपनीज भी ग्रो करें। ADSCI जुड़े या ना जुड़े जी, बट एटलीस्ट इस इंडस्ट्री के लिए मिसकंसेप्शन ना रखें। अवेयरनेस, राइट, अवेयरनेस, ये पर्पस है। दैट्स व्हाई आई अंडरस्टूड। ओके सर, अब मैं जानना चाहती हूँ नंबर्स के बारे में। नंबर्स पे आ जाते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं नंबर्स में, पैसे में। तो अभी जितना मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ की जो है ये इंडस्ट्री है, ये कब 1 या 2 लाख करोड़ पर कब आने वाली है? कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से, जैसे ये स्पीड जो पकड़ी हुई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने? रेशम जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एंड वो शायद एक पॉइंट है जिसके लिए आप भी अवेयर ना हो जी, कि इंडिया हैज बिकम द 11th largest direct selling market in the world. Oh wow, wonderful. Right, 28 years ago, from zero contribution to 11th largest country in the world. Okay. If we look at that growth, and number 2, India की population world में number 1 है. जी. Right, and it is growing. जी. Right, for another 15 years तक हमारी aging population नहीं होगी. We'll have people, those who are going to be 30 to 40 years old. With a growing population, to find opportunities to earn an income are going to become more difficult. Right. तो जब वो difficult होगा, लोगों को income भी चाहिए, सब कुछ health चाहिए। आपको पता है, water is polluted, air is polluted, people are getting sick. So whether it is direct selling के healthcare के products या opportunity के लिए, ये मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो करेगी।
और ग्रो करेगी। मेरा जो एस्टिमेशन है कि अगर अभी हम 25,000 करोड़ पे हैं, सो बाय 2040 दिस इंडस्ट्री should give round about 2 lakh crores worth of annual turnover. That is the potential. तो लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब इंडस्ट्री 25,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ पे जाएगी तो इंडिया में कितने लोग होंगे जो करोड़पति होंगे और इस इंडस्ट्री से कमाएंगे। बहुत सारे। इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो दोस्तों 25,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ पर इंडस्ट्री डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि जिस हिसाब से विजन है और जिस हिसाब से वर्किंग हो रही है, जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रही है और जैसे प्रोडक्ट्स हैं और जितनी जेन्युइनिटी है कंपनी के अंदर और भी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की है, तो डेफिनेटली 2 लाख करोड़ पे सर पहुंचेंगे। तो 2 लाख करोड़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या लगता है कि वेस्टीज का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है? फ्रैंकली टॉकिंग, जो हमने अभी तक डेटा अपना देखा है, जो हमारे इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, we'll be contributing round about 10% of the entire revenue which will be generated. 10% of that will be generated in Prestige, which is in line with our vision to be amongst the top 10 direct selling companies. So that is a figure which I believe in and it is very much achievable. क्या बात है, वंडरफुल। और सर ऑफ कोर्स होगा भी। अभी आप कह रहे हो कि वर्ल्ड की 11th नंबर पे है, राइट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है। तो और जिस हिसाब से स्पीड 240 तक जो है, 2040 तक जो है, जी हाँ, 2 लाख करोड़ तो एक फिगर पे ही पहुंचेगी और मुझे लगता है और नंबर 1 पे भी आ जाएगी 11 से, है ना, मे बी शायद उससे पहले भी। बिल्कुल, यू नेवर नो। पॉपुलेशन का एडवांटेज है। एब्सोल्युटली। इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, राइट। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। वर्ल्ड में रिसेशन आता है पर इंडिया में नहीं आता है। दैट इज ट्रू। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन हर एक चीज के लिए। इवन अभी भी जब कोविड भी आया तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन उस टाइम पे अभी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली, राइट, अपनी हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए, जैसे आप बोल रहे हो। एयर जो है वो एयर पॉल्यूशन है और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें मिलावट होती है। तो जो भी हमारी बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी को मिल रहे हैं उसको बेटर बनाने के लिए या उसे ट्रीट करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। तो सर अब मैं एट द एंड आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे भारत की जनता को या पूरे वर्ल्ड की जनता को, जो लोग हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनकी उनको सक्सेसफुल होने में, उनको सफल होने में? क्या वो है एक सक्सेसफुल मंत्र या क्या आप बोलना चाहेंगे? देखो, तो ओनली वर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे माइंड में आता है जी, कि लोग सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखें। ओके, राइट। डायरेक्ट सेलिंग में ट्रस्ट, कि अगर ये उन लोगों को सफल बना सकता है जो लोग आंखों से देख नहीं सकते, वो महीने में लाखों रुपया कमा सकते हैं। आपके पास अगर हुनर है, टैलेंट है, तो आप भी कमा सकते हैं। अच्छा, जो देख नहीं सकते दे आर आल्सो अर्निंग? यस, दे आर इन दिस इंडस्ट्री। जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, दे आर आल्सो अर्निंग। ओके, या दिस हैज डन ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशंस। कोई ट्राइबल लेडी जो स्कूल कभी गई नहीं, अगर 2,000 रुपया कमाती थी बांस की चटाइयां बुनने के बाद, आज के दिन पे लाखों रुपए की इनकम पर मंथ पा रही है। दिस इज द पावर। ट्रस्ट किस चीज में? नंबर 1, आप जिस सिस्टम में है, ठीक है। ट्रस्ट अपने आप में जी, कि ये आपको सफल जरूर बनाएगा। जी, राइट। ट्रस्ट अपने प्रोडक्ट्स में, ट्रस्ट अपने अपलाइन में। जी, क्योंकि अपलाइन जो होता है वो आपका टीचर होता है, वो आपका कोच होता है, वो आपका गाइड होता है और वो आपका मेंटर होता है। बिल्कुल। एक अच्छा अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि आपको गलत रास्ते पर डाले। वो जो आपको सिखाएगा वो सही रास्ता होगा, आपको बेशक कड़वा लगे, पर अपलाइन के ऊपर और सिस्टम के ऊपर अगर ट्रस्ट करोगे, बिलीव मी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा कि मिस्टर बाली, आपके इतनी कंपनीज हैं, इतने बिजनेसेस हैं और आपने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, आपने इतना कुछ कैसे इतने कम समय में बना लिया? मैंने कहा, मैं अपने बिजनेस उसी तरह चलाता हूं जैसे मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता हूं। राइट। कहते क्या? मैंने कहा, अगर आगे ट्रक जा रहा है, ट्रक का मतलब ऑब्स्टिकल, ओके, मैं पीछे हूं तो मैं आके इस लेन में देखूंगा कि रास्ता साफ है। अगर नहीं है तो आई पुल बैक। शायद ये 5, 10, 15 किलोमीटर तक चले, पर जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे मैं ओवरटेक कर लेता हूं। सो अगर क्या आप बात है। पेशेंस रख रहे हैं, जी, इस इंडस्ट्री में सीख रहे हैं। जी, देखो, मैं लोगों को जो
गाइड करता हूँ, मेंटर करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ हर रोज नंबर 1 अपना सेल्फ रिव्यू करो और एक छोटी सी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। मेरे एक ट्रेनिंग में एक देयर इज अ सेंटेंस व्हिच आई से, मैं कहता हूं कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। जी। अगर हमारी इंडस्ट्री में महीने में करोड़ रुपया कमाने वाले लोग हैं, अगर आप उनको जाके कहते हैं कि वो व्यक्ति करोड़ रुपया कमा रहा है और आप इसमें आओ और वो ना कहता है, क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हो 1 करोड़ रुपया, उसको नजर आ रहा है 1000 रुपया। सो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, यानी कि अभी आपकी उतनी स्टोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी। So what do you have to do? You have got to improve yourself rather than blame कि सिस्टम काम नहीं करता, प्रोडक्ट महंगे हैं, खराब है, अपलाइन अच्छा नहीं मिला। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं अपने लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पे वर्कआउट करो, राइट? विश्वास रखो और अपने पे वर्कआउट करो। देखो, मैं हमेशा इस दुनिया में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक और बात कहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही शुरू हो जाएगा। सर कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम और सब सुनना भी चाहेंगे और ट्रेनिंग लेना भी चाहेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग सबसे प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल से मिलती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। और इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। बिल्कुल। जिस दिन लोगों ने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। मेरा कोई अपलाइन नहीं था, मेरा कोई गाइड नहीं था इस बिजनेस में। हमने वेस्टीज को, हर एक को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव किया। ये नहीं कि आप सफल हो गए, सफल होना आसान है, सफलता को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। करना इज द टफेस्ट थिंग, राइट? सो वो तभी हो सकता है अगर आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूव कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ रिव्यू कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, अपनी गलतियों को कम कर रहे हो, वीकनेसेस को कम कर रहे हो, स्ट्रेंथ्स को बढ़ा रहे हो। And Vestige is the best example, I can say that. That's why you have been surviving from so long. रेशम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नॉट ओनली वेस्टीज, हमारी एंटायर इंडस्ट्री, हर एक कंपनी के अंदर बहुत बेहतरीन सफल लोग हैं और उन सफल लोगों की क्वालिटीज को चला गए जी, तभी वो सफल हुए। जिस दिन आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी तब आप भी सफल होंगे। अगर ब्लेम गेम खेलना है कि जी ये इंडस्ट्री काम नहीं करती, ये होता है, वो होता है, तो आप अपने ऊपर ही बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जांपल्स हैं जो लखपति, करोड़ोंपति बने हैं। तो ऑफ कोर्स की कमी आपके अंदर, आने वाली जनरेशंस लोगों की चेंज हो गई, राइट? जो झुग्गी में रहते थे एक टाइम पे, आज के दिन पे मर्सिडीज चला रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए के। सर मैंने खुद देखा है, बिल्कुल अपार्टमेंट ले चुके हैं। मैंने खुद देखा है सर, मैंने खुद देखा है। उनकी आने वाली जनरेशंस अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं, वो अनपढ़ नहीं रहेंगे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी डायरेक्ट सेलिंग में या अदर वे इन द वर्ल्ड। सो सर इसी के साथ फिर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो इन शॉर्ट मैं सर का मैसेज जो है वो रिपीट करना चाहूंगी ब्रीफली, कि सर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सर की तरफ से मैसेज वो है कि विश्वास किसके ऊपर? अपने खुद के ऊपर। तो अपने खुद के ऊपर विश्वास करें, ढेर सारी मेहनत करें और आप सफल जो है वो 100% होंगे। सो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपनी बहुत ही बेहतरीन बातें, बहुत ही जो सच्चाई जो है आपने हमारे साथ शेयर करी, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो है बहुत लोगों का बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक ADSCI ऑल्सो, राइट, फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर, ताकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को कुछ बता सकूं। एंड मेरे पॉडकास्ट पहले भी कई बारी हुए हैं, पर जितना आज के पॉडकास्ट में मजा आया वो पहले कभी नहीं आया। थैंक यू सो मच उसके लिए आपको मैं थैंक्स करना चाहूंगा। मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मजा आया सब। यू आर अ बिग मैन इन द सेंस ऑफ कि बहुत बड़े आपका नाम है और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और यू आर सो हम्बल। इतना अच्छा आपने वक्त दिया और इतना आपके साथ सच में बात करके बहुत मजा आया। बड़े होने की बात पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, लास्ट थिंग। जी सर। कि मेरे को किसी ने कहा कि मिस्टर बाली, आज आपकी इतनी कंपनीज हो गई, इतने 3-4 हजार करोड़ का आपका टर्नओवर है, आप इतने बड़े हो गए, आपको कैसा फील होता है? मैंने कहा जिस दिन वेस्टीज शुरू की थी उस दिन भी मेरा कद 6 फुट 3 इंच था और आज के दिन पे भी 6 फुट 3 इंच है। वाह वाह। बड़ी कंपनीज हुई है जी, हम अभी भी वही है। सर ये आपकी सोच है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन सर।